आदाब। हवा, ज़मीन, पानी, जानवर और इंसान मिलकर बनाते हैं एक माहौल। हमारे समुद्र, पहाड़ और जंगलात भी हमारी माहौलियात का अहम हिस्सा हैं। ये तमाम अनासिर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी के बैलेंस को, तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए बल्कि जितने भी जानदार हैं उनकी ज़िंदगी की बका के लिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और एक साफ़ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे जंगलों की कटाई बढ़ती गई, पॉल्यूशन बढ़ा और कुदरती वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेहसाल हुआ, वैसे वैसे मसला संगीन होता चला गया। आज माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर माहौल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला तो पानी का बहरान, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। माहौलियात के तई लोगों को बेदार करने के लिए हर बरस 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस मरतबा आलमी योम माहौलियात 2026 की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। हमारे मुल्क में भी वक्तन फ़वक्तन माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाए जाते रहे। आज की इस पेशकश में उन अहम क़वानीन को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि एक आम शहरी होने के नाते, इस रुए ज़मीन पर एक ज़िम्मेदार इंसान होने के नाते माहौलियात के तई हम सब की क्या ज़िम्मेदारी है। आज की इस पेशकश में आप भी सवालों के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 1800-113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर माहौलियात मोहतरमा डॉक्टर मीनाक्षी कारवाल साहिबा और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट झनक शर्मा साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में हम इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले मीनाक्षी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम माहौल की बात करते हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो आज के वक्त में ये मसला कितना संगीन नज़र आता है, और अगर हम दुनिया के बेदार होने की बात करें मौजूदा दौर में, तो कब से इस संगीनी का आगाज़ हुआ कि अब ज़रूरत हमें पेश हुई कि हमें इसके तई बेदार होना चाहिए और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब से हम ये 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई, ये पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए सबके सामने आया कि पर्यावरण एक अहम मुद्दा है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में हम लोग 5 जून को एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर हम देखें कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जो कि हम कहें कि सस्टेनेबल फॉर्म में डेवलपमेंट नहीं था, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट था, जिसके चलते आपके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो इस कदर तक बढ़ती गई कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक अपने चरम पे आ गया। और इसके चलते आपका जो मिट्टी है वो अपनी जो नेचुरल ताकत है वो खोती चली गई है ना। जो पानी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग करते गए, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल नीचे हो गई और सरफेस वाटर जो है वो कंटामिनेट होता चला गया। आज के दौर में आप देखेंगे कि कोई भी सरफेस वाटर अगर हम उसकी प्योरिटी का अंदाज़ा लगाएं तो इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड है कि ह्यूमन कंजम्पशन या एनिमल्स कंजम्पशन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली हम उसका उपयोग कर ही नहीं सकते। पहले या तो ट्रीट किया जाए, उसके बाद उपयोग किया जाए। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारा जो हवा है, एयर है, वो भी पूरी तरह से कंटामिनेटेड है। मेनली द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे हवा नहीं साफ बची, ना ही पानी साफ बचा, और मिट्टी जिसके थ्रू हमें जो खाने को मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सब्जी फल सब मिल रहे हैं, जब मिट्टी ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम सब स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। और आप गौर कीजिएगा, पुराने समय में लोग दाल रोटी खाते थे, उसके बाद भी उनकी जो
हेल्थ होती थी, स्वास्थ्य होता था, वो काफ़ी सही रहता था। आज आप अपने बच्चों को सब्जियां, फ्रूट सब खिलवाओ, पर कंटामिनेशन इतना है कि उनकी हेल्थ जो है वो कहीं आपको एनीमिक लोग मिलेंगे कि आयरन की कमी हो रही है, कहीं कैल्शियम की कमी है, तो कहीं आपका प्रोटीन सोर्स एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। ये सब इसी वजह से है क्योंकि मिट्टी के अंदर कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन हर चीज जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है कि पौधे की क्षमता ही खत्म हो गई है कि उसको मतलब ले सके। और पौधों से ही तो हम तक सारी चीजें आती हैं ना, चाहे फूड चेन के थ्रू देखें या फूड वेब की तरह देखें। तो हमने अभी तक देखा कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल कंटामिनेट हो गई है। तो ये 3 तत्व जिससे हम बने हैं ये पूरी तरह कंटामिनेटेड है। स्पेस, चौथा जो पॉइंट है दैट इज स्पेस, है ना, स्पेस और फायर 2 पॉइंट बचे हैं। और स्पेस भी आजकल ना तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से दिमाग के अंदर स्पेस बचा है, ना ही आप कहीं जाते हैं तो मतलब हर जगह जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा है इंडिया जैसे देश में, जहाँ तो स्पेस की क्या बात करें हम। भारत के संदर्भ में भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका एरिया है और आपने इसके अंदर अगर माहौलियात की बात करें तो इसके अंदर आपकी रिसर्च रही है। जानेंगे इसके बारे में भी कि भारत के सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद में फिर पूरी दुनिया के अंदर इक़दामात उठानी शुरू करती हैं हुकूमतें, और इसी तरह से हमारे मुल्क में भी 1986 में एक कानून आता है। जनक शर्मा जी, कितना अहम है ये कानून और इसको लाने के पीछे क्या इसका बैकग्राउंड रहा, क्या वजूहात थी और किस तरह से इसके अंदर सख्त नियमों को, सख्त ज़ाब्ते अपनाए गए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हमारे पास भारत में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं हमारे एनवायरनमेंट, जो हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने बहुत लेजिस्लेशन बनाए हैं। कुछ का नाम लूँ तो जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में आया था। फिर हमारे पास वाटर एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये बहुत सारे, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ऑफ लेट हमारे पास एनजीटी एक्ट भी आया है। हर एक लेजिस्लेशन का एक पीछे पर्पस है, और ये पर्पस का अगर एक आप सार निकाले तो ये है कि प्रकृति हमें विरासत में नहीं मिली है, ये हमने आने वाली पीढ़ियों से एक उधार लिया है, तो हमें इसको बचा के रखना है, हमें इसको प्रिजर्व करना है। रही बात आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जो 1986 में आया है, ये आया था, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ, जिसमें कि 40 टन टॉक्सिक गैस लीक हो गई थी और हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। और तो इसको हमने पार्लियामेंट ने पास किया था एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन करके, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया गया है ये लॉ, जिसके तहत सिर्फ आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री बंद ही नहीं होगी, आप पे इम्प्रिजनमेंट भी, आप जेल भी जा सकते हैं। और इसके बहुत बहुत कड़े कानून हैं, जैसे कि आप कहें इसका सेक्शन 15 कहता है कि आपको इसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है और आपके फाइन भी लग सकते हैं। और अगर आपका कंटिन्यूस ऑफेंस है, अगर 1 साल तक आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको 7 से ज़्यादा साल की भी सज़ा हो सकती है। और सेक्शन 16 इसका ये भी कहता है कि नॉट जस्ट एक इंडिविजुअल ने किया, आपकी अगर कंपनी कोई ऐसे करे, कोई इंडस्ट्री ऐसे कर रही है, तो उसके डायरेक्टर्स तक, उसके प्रमोटर्स तक लायबल रह सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी इसने जनरेट करी है इस स्पेसिफिक एक्ट ने। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस कानून के बारे में बताया और इसको और भी इसकी बारीकियों को समझेंगे, क्योंकि एक पहला कानून था हमारे मुल्क में और इसके ज़रिए कोशिश की गई थी कि अगर इंसानी ज़रियों से अगर माहौल को नुकसानात पहुँचते हैं तो उन इंसानों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज़ को, इदारों को किस तरह से ज़िम्मेदार बनाया जाए। और उसके बाद भी अलग अलग वक्त पर ज़रूरत के मुताबिक क़वानीन लाए गए। लेकिन जिस तरह से दौर बदलता गया उस तरह से चैलेंजेस भी बढ़ते चले गए। अगर हम भारत की बात करें मीनाक्षी जी, भारत के सामने किस तरह के चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की समत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस हमें सामने नज़र आते हैं और उन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? देखिए, चैलेंजेस अगर हम देखें ना तो एक नहीं अनेक चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। मेन जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि एक लैक ऑफ सिविक सेंस की दिक्कत हमें नज़र आती है कि लोगों का जो सोचने का तरीका है वो इतना कंटामिनेटेड हो गया है। आप अगर गौर से देखेंगे ना, हम जितने भी ह्यूमंस हैं ना, हम सब किराएदार हैं यहाँ पे। ये धरती कहीं नहीं जाती है, किराएदार हमेशा बदलता है। पहले हमारे परदादा ज़मीन के मालिक थे, फिर दादा मालिक थे, फिर पेरेंट्स मालिक
मालिक हुए, आने वाली जनरेशन में जो मालिकाना हक है वो बदलता चला जाएगा। तो जमीन तो वहीं पे है, बदलाव कहाँ आ रहा है, जो मालिक है वो बदल रहा है, और किराएदार हमेशा बदलता है, मालिक वही रहता है। जैसे कि जमीन है, जल है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन की हम बात करें, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके लिए हम एक चौकीदारी का काम कर सकते हैं, ताकि वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसको अच्छे से उपयोग में ला सके। अब जहां से मैंने शुरू किया था कि जो ये थॉट प्रोसेस है ना, कि ये मेरा है और दूसरा जो पार्ट है वो मेरा हिस्सा नहीं है, तो मेरे घर के अंदर तो सफाई रहे, बाहर जो है गंदगी है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से ये जो डेस्टाइन्ड है ना, कि हम लोग इतने सारे कचरे के पहाड़ों के बीच में दिल्ली में रह रहे हैं, 4 ये कूड़े कचरे का पहाड़ है जिसे हम सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं, ये उसी का नतीजा है। जो थॉट पोल्यूशन हमारे अंदर ये जागा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कचरा हो, पर हमारे घर के अंदर सफाई होनी चाहिए। तो ये लैक ऑफ सिविक सेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो शायद जो आने वाली पीढ़ी है और जो प्रेजेंटली हम लोग जो झेल रहे हैं उसको हम थोड़ा कुछ हद तक ठीक कर सके। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी अगर हम देखें ना, तो 1 इंच भी मिट्टी अगर बनेगी ना, कितने साल लग जाते हैं कि 1 इंच मिट्टी को बनने में। और उसको हम लोग जो है, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब से हम लोग केमिकल जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसका उपयोग हमने इतना बढ़ा दिया कि मिट्टी जो है वो हमारी उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो यील्डिंग कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही है। और इतना बड़ा हमारा देश है जिसमें इतनी पॉपुलेशन हाई है, और उसके लिए हमारा उत्पादन अगर नहीं बढ़ेगा तो कैसे हमारा काम चलेगा। और बड़ा बिल्कुल आपने बहुत बड़े चैलेंज की ओर इशारा किया है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और कृषि प्रधान देश है, और उसके साथ साथ हमें प्रोडक्शन भी चाहिए। प्रोडक्शन के साथ साथ हमें अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को भी सुरक्षित रखना है। इस पर भी, इसके तरीकों पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात हो रही है। वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, उनको भी समझेंगे। लेकिन फिर हम एक बार और कानून को समझने की भी बात करेंगे, क्योंकि 1986 का जो ये कानून था बहुत अहम था। एक बार झनक जी से मैं फिर जानना चाहूंगा कि अगर हम इस कानून की अहम बातों को समझें जो हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंच सकें, क्या इसकी अहम बातें हैं जिनको जानना हर भारतीय के लिए जरूरी होता है? देखिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज की एक बहुत खासियत है। भारत में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो आपको पावर देता है एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री पे ताला लगा दे। सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज है जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, किसी ने ये वायलेट किया, आपकी इंडस्ट्री जो इस सारे लॉज को फ्लाउट कर रही है उस पर वो ताला लगाया जा सकता है, आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो और बहुत अच्छे से ये फॉर्म आउट हुआ है, जैसे इसके CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये आपको इनसे पहले कंसेंट लेना है कि हमारी रिवर्स हो गई, हमारी टॉक्सिक वाटर ना जाए, हमारे एयर पोल्यूशन ना हो। तो बहुत इन्होंने सेफगार्ड्स लगा रखे हैं कि ऐसे ही नहीं कि आज को मेरा मन हुआ इंडस्ट्री खोल दूं तो मैं खोल लूं। बहुत अप्रूवल्स हैं, क्लियरेंसेज हैं, उनको आप पार करोगे बाय लॉ तो ही आप आगे एक इंडस्ट्री का सेटअप कर पाओगे। और जी इसके अलावा आपने वाटर एक्ट की बात की, उसके अलावा आपने हमारी हवा की आलूदगी से मुताल्लिक जो कानून है उस पर भी आपने बात की। मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें, ताकि लोग ये जान सकें कि ना सिर्फ हमारा 1986 का कानून, बल्कि उसके बाद जो वाटर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए कानून आया, और जो हमारे एयर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए कानून बने, उनके बारे में भी लोग जान सकें। जी, ये बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं जिसमें कि आपको ये भी क्रिमिनल सैंक्शन देते हैं, सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं है। इनके भी कुछ सेक्शन है, वाटर एक्ट के सेक्शन है, एयर एक्ट के सेक्शन है, जो आपको 6-6 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। और वही सेम अगर आपके कंटिन्यूस ऑफेंस है तो आपको और भी सज़ा हो सकती है। इसमें आपकी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं जो आती है, आपने एक बार ठीक है कंसेंट ले लिया, आपने अप्रूवल्स लिया, आपने कंपनी अपनी इंडस्ट्री बिठा ली, उसके बाद रेगुलर आपके इंस्पेक्शन होगी, रेगुलर आपका ऑडिट होएगा, आपको रिपोर्ट करना है कितने केसेस हुए, क्या केमिकल यूज़ हुआ। ऐसे ही नहीं है कि आज एक इंडस्ट्री मैंने आज सेटअप कर दी, मैंने शुगर केन की, मेरा काम हो गया। एक एक स्टेप पे अप्रूवल है। अप्रूवल के बाद उसकी मेंटेनेंस
सरकार आएगी चेक करेगी, एजेंसीज हैं बहुत सारे, एंड इसका बहुत अच्छा हमने ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया है 2010 में आया था, इतना फास्ट ट्रैक सिस्टम है एनवायरमेंट क्लियरेंसेस को, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, ये एक तो फास्ट ट्रैक करता है। एक्सपर्ट, यहाँ पे एक्सपर्ट जजेस बैठे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ही नॉलेज लेके बैठे हैं, तो वो हमें अब ये नहीं कि सालों साल वेट करना पड़ा है, हम सीधा एनजीटी जाए, एक जने की भी कंप्लेंट पे, एक पोर्टल की कंप्लेंट पे हम एनजीटी पहुंचे, हमें फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये लॉज हमारे कहते हैं, ये हमें सारे प्रोविजंस मिले हुए हैं। किस तरह से एनजीटी की तरफ एक कोई भी व्यक्ति रुख कर सकता है? क्या कोई अगर कहीं देखता है कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, किसी, चाहे वो हवाई आलूदगी हो, चाहे पानी को पॉल्यूटेड किया जा रहा हो, या किसी और तरीके का पॉल्यूशन हो, या कहीं नेचर के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ हो रहा हो, किस तरह से वो एनजीटी की तरफ अप्रोच कर सकता है? जी, कोई एनजीटी के पोर्टल्स हैं, वो उस पर जाके कंप्लेन कीजिए, कंपनी कर सकती है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है, आप अपने विटनेसेस, ये प्रॉपर एक कोर्ट के तरह ही फंक्शन करेगा, इसके सारे समन्स होंगे, सब कुछ एक कोर्ट की तरह ही करेगा। बट इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सिर्फ एनवायरमेंट के केसेस सुनता है फर्स्टली, और ये बहुत टाइमली एडजुडिकेशन करता है, हमें सालों साल नहीं लगेंगे एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट हमें वही चीज जाननी है कि हमने एक उधार लिया हुआ है आगे वाली पीढ़ियों से, तो हमें बहुत टाइम बाउंड सोल्यूशन इसमें मिलते हैं। एक्सपर्ट जजेस बैठे होते हैं, इनके पोर्टल्स हैं, आप जैसे हम एक नॉर्मल कोर्ट में जाते हैं वैसे ही एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से है, जिसमें आप जाइए, अपना केस प्रेजेंट कीजिए, इस पे जल्द से जल्द, उनकी जजेस की यहाँ पे प्रायोरिटी है, जल्द से जल्द हम इसका रेजोल्यूशन निकालें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। जी, और टाइम हमारे पास कम है और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इसको देखते हुए एनजीटी एक्ट के ज़रिए बाकायदगी से ये कोशिश की गई कि जितने भी माहौलियात की तब्दीली से मुताल्लिक़ तनाज़ात हैं उनका जल्द से जल्द तस्फ़िया हो, निपटारा हो। अब एनजीटी के ज़रिए किस तरह के अहम फैसले हमारे सामने आ चुके हैं, उस पर भी जनक जी से जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारे मौसम पर, हमारी मिट्टी पर और हमारे पानी पर किस तरह का उसका असर पड़ता है, और जब हम अलग अलग नुकसान की बात करते हैं मीनाक्षी जी, तो किस तरह के नुकसान आज के वक्त में हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें ना, तो अब ये सिचुएशन आ चुकी है। पहले पुराने, मतलब आज से 10 साल पहले भी अगर हम देखते थे ना, तो क्लाइमेट चेंज की बात होती थी तो यही कहा जाता था कि अब आप बदलाव तो कर नहीं सकते क्लाइमेट चेंज को, आप बस अडेप्ट कर सकते हैं जो सिचुएशन बाहर से बदली जा रही है इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कई सारे रीजंस हैं, जिसमें एक रीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का है, जो बढ़ रहा है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी जो आपके एसी वगैरह में यूज किया जाता था, ठीक है, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, वाटर वेपर है। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस मेनली जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूशन का कारक बनती हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे एवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, उतना ही वाटर वेपर और हवा में जाएगा, और वाटर वेपर क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है तो ये जो प्रक्रिया है गर्मी की वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में एडेप्टेशन करना भी कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत देश जैसे देश में जहां पे जो है बहुत ज्यादा गरीब है इंसान और बहुत ज्यादा अमीर है, बीच में मिडिल क्लास है, तो देयर इज अ ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन है। अब यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं गरीबी के उसमें अगर हम देखें तो ना तो उनके पास एसी है, ना फैन है, ना कूलर है। उस सिचुएशन में इतनी जब गर्मी बढ़ेगी तो उनको कई तरह की जो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी। धीरे धीरे अगर ऊपर देखते हैं मिडिल क्लास में महंगाई भी बढ़ने वाली है, वो ग्लोबल वार्मिंग एक अकेला रीजन नहीं है, साथ में वॉर भी चल रहा है। तो देखिए एक समस्या, कितने सारी और भी समस्याएं जिनसे हमें जूझना है। एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, और ये क्लाइमेट चेंज के चलते एनर्जी अगर कम होगी तो हमारे एसी, कूलर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसकी नीड और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बढ़ी भी है, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत रिच कैटेगरी में लोग आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ना तो वो जो है अडेप्ट कर चुका है क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, जो बहुत गरीब इंसान कर रहा है वो बहुत गर्मी है तब भी सह जाता है। मिडिल क्लास को एसी चाहिए, पर परमानेंट एसी वो कैसे बेयर कर पाएगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये बेसिक चीजें बताई, पर इसके अलावा अगर हम कुछ और पहलुओं पे ध्यान देते हैं तो क्लाइमेट चेंज ब्रॉड एस्पेक्ट पे आपका
और पूरा जो ये जो जलवायु परिवर्तन हम कह रहे हैं ना कि बारिश कहीं हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं अगर ड्रॉट पड़ा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे जो है फ्लड आ रहा है, कहीं पे सूखा पड़ा है, उसकी वजह से हमारी पूरी खेती बाड़ी का जो इम्पैक्ट है वो इफेक्ट होगा। साथ ही साथ गर्मी बढ़ने की वजह से नई नई तरह के पेस्ट और बीमारियां जो हैं वो हमें इन्फेक्ट करेगी, पब्लिक हेल्थ के ऊपर इस तरह से भी इम्पैक्ट आएगा। सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में ज्यादातर जो किसान हैं वो बारिश के ऊपर ही, इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें ये बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है उनका बहुत ही सोच समझ के उपयोग करें, चाहे वो मिट्टी है, हमारा पानी है, क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि हमारा एक तो एटीट्यूड ये है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है एनवायरमेंट में, कि जो हमारे नदियां हैं वो खराब हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक हम नदियों को माँ का दर्जा दें, माँ घर में है उसको दिक्कत हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा है, और वहीं से उसी भाव से हमारी गंगा माँ या गाय हमारी माँ है, हम कहें उसको तकलीफ हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो फर्क नहीं पड़ रहा है उसके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, कि हमारे अंदर ये फर्क पड़ने वाला भाव आना जरूरी है, उससे हम कहीं ना कहीं शायद अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। अदरवाइज आने वाला समय जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा क्लाइमेट चेंज के साथ, है ना, तो बीमारियों के साथ चीजें और ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, साथ में हमारे खाने की प्रॉब्लम, पीने की प्रॉब्लम, पानी पीने की प्रॉब्लम, ये सब सारी जो है दिक्कतें बढ़ने वाली है। दिक्कतें बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, और उसी के लिए हर साल लोगों को बेदार करने के लिए 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इससे मुताल्लिक सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800113060। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं, hopdurdu@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। और बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट के तहीं, माहौलियात के तहीं बेदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हमने इसके मुताल्लिक जो अहम कवानीन थे उन पर भी हमने जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से कानून अहम हो जाते हैं। एनजीटी की बात हुई जनक जी, जब एनजीटी की हम बात करते हैं तो किस तरह के तनाज़ात जब यहाँ पहुँचे, तो आपने कहा कि बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से उनके वहाँ पर हल निकाले जाते हैं, तस्फिया होता है। कोई इस तरह का केस बता सकते हैं कि एनजीटी के वो अहम फैसले जिनका असर पूरे भारत पर पड़ा हो और लोगों ने ये जाना हो कि हाँ, माहौल के तईं अब हमें बेदार होने की ज़रूरत है, और ये इस तरह के फैसले हैं जो नज़ीर बनते हैं, जो मिसाल बनते हैं? जी बिल्कुल। एनजीटी एक्ट हमारा आया है 2010 में, और एक ट्रिब्यूनल बनता है, धीरे धीरे केसेस आते हैं, तो पता चलता है दिक्कतें कहाँ आ रही है, इनके सॉल्यूशंस क्या है, किस अथॉरिटी, किस रेगुलेटरी के पास हम जाएं। ऐसे ही एक 2016 में एक प्रिंसिपल, एक कॉन्सेप्ट निकाला गया ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत शिकायतें आती थी कि कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, अपना प्रोडक्ट बेचा, चले गए, प्रोडक्ट बच्चों ने या किसी ने भी यूज़ किया XYZ, वहीं पे फेंक दिया या कहीं पे भी फेंक दिया, प्लास्टिक है या कुछ है, उस फेंके हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये कानून आया, कोर्ट ने ये बोला कि ईपीआर के तहत अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ये उठाएगा कौन? ट्रेडिशनली कौन उठाता था इस चीज़ को? या तो सरकार उठाती थी या म्यूनिसिपैलिटी उठाती थी, बट नहीं, अब जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके साइड नहीं हो सकते इसमें। आपने प्रोडक्ट एक बनाया, आपने मैन्युफैक्चर किया, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के कंज्यूम करने के बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे कलेक्ट करेंगे, आप उसको रिसाइकल करेंगे और आप गवर्नमेंट पोर्टल पे उसको अपडेट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ईपीआर आया था जो बहुत हेल्प भी करा है, बिकॉज ट्रेडिशनली ये कौन कर रहा था? म्यूनिसिपैलिटी तो इनडायरेक्टली टैक्स पेयर ही कर रहे थे, टैक्स पेयर ही, हमने प्रोडक्ट का पैसा भी दिया और टैक्स पेयर ही उसको उठवा भी रहे हैं। तो लायबिलिटी थोड़ी शिफ्ट करी कॉर्पोरेट्स पे, ये एक बहुत अच्छा, ये यहीं से एनजीटी से ही डराइव हुआ था। दूसरा एक हमारे पास EIA करके, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट आता है बिल्डर का, XYZ एनी प्रोजेक्ट, उससे पहले हम उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, पोटेंशियल अभी वो हुआ नहीं है बट कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल रिस्क क्या हो सकते हैं, हम उसको गेज करें, होने के बाद नहीं, होने से पहले ही। और इसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है इसमें, और इसने इनफैक्ट
अगर कोई सजेशन इसमें कहे तो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन का इसमें बहुत रोल है कि हम पब्लिक से भी पूछें कि EIA के तहत आपको तो ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल किसी के घर के बाहर से कोई लेक है तो उसमें उस इंडस्ट्री का या कोई भी प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट का क्या डिटेरियोरेशन के पॉसिबल प्लॉजिबल क्या हो सकता है, हम उसको गेज करते हैं। तो ये दोनों एक, मैं कहूँगी ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ये दो कुछ हैं जो बहुत हाईली इम्पैक्टफुल रहे हैं और बदलाव लाए हैं, काफ़ी लाए हैं। इस तरह के बदलाव की भी ज़रूरत है। और ये जो आपने बात कही है कि किसी पर भी उसका इम्पैक्ट क्या होगा, यानी अगर कहीं पर भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो आसपास के लोगों को भी अवेयर रहने की ज़रूरत होती है और उनके लिए इस तरह का पूरा प्रावधान, पूरा प्रोविज़न है कि वो जान सकते हैं और अगर उनको कहीं लगता है कि किसी चीज़ के साथ कहीं कोई ज़्यादती हो रही है तो वो कानूनी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और उस कार्रवाई पर रोक लगवा सकते हैं। मीनाक्षी जी, हमने कानून पर चर्चा कर ही रहे हैं और उसके अलावा मुद्दे जो हैं हमारे देश में उस पर भी हमने चर्चा की, लेकिन क्या इतने कवानीन होने के बावजूद आपको लगता है कि कानून सख्त करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, या अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं जिनके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब लोग पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं, पूरी तरीके से बेदार हो गए? देखिए, डेफिनेटली जब घरों तक बात पहुंच गई है, जैसे सेहत के ऊपर मैंने आपको बताया कि कैल्शियम की, आयरन की आप हर घर के अंदर देखोगे कि कमी नज़र आ रही है, तो ऐसा नहीं है, जागरूकता आ रही है। अगर हम मिट्टी में भी देखें, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो ग्रोन हैं उसकी तरफ उनका झुकाव जा रहा है। बदलाव तो आ रहा है, बट अगर हम लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, रूरल सेक्टर पे, तो अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ना कि खेतों के अंदर लोग ज्यादातर बटाई पे दे देते हैं, है ना, अपनी जमीनें जो हैं बटाई पे दे देते हैं और जो है मजदूर दूसरे हमारे स्टेट्स से आके वहां पे मजदूरी करते हैं और सब्जी वगैरह का ग्रोन करते हैं, सब्जी उगाते हैं। बट जो हम ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हम भी मिट्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं तो वो धड़ल्ले से केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन खराब हो, बर्बाद हो, क्योंकि उनको बटाई पे कहीं और जमीन मिल जाएगी। वो ये सोच के काम नहीं करते कि अगर हम इसको अपना समझ के करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हमारे नहीं तो किसी और के काम आएगी और जमीन बची रहेगी तो हम भी बचे रहेंगे, पूरा देश बचेगा। तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा। और जो फार्मर्स हैं जो ऑन कर रहे हैं उस, या कहें कि जिनकी वो जमीन नाम पे है, तो उनको समझने की जरूरत है कि बटाई पे जो दे रहे हैं उनको भी ऑर्गेनिकली, वो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उनका उपयोग ज्यादा करवाएं ताकि उनकी जमीन जो है वो बची रहे, है ना। तो ये कुछ है पॉइंट्स जो हम जमीनी स्तर पे सोच सकते हैं या कर सकते हैं। जी। अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले बहुत सारे होते हैं और हर किसी की अलग अलग जिम्मेदारी भी होती है। जनक शर्मा जी, मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये सोचा जाता था कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग या बहुत तजुर्बेकार या रिसर्चर लोग जो हैं वही क्लाइमेट पर बातचीत करेंगे, वही उस पर पॉलिसी बनाएंगे और वही एक्शन लेंगे। लेकिन आज बात हो रही है यंग जनरेशन की, आप भी उसी का हिस्सा हैं और आपने खुद भी देखा कि अब हर फील्ड के अंदर, हर शोबे में, हर महकमे में और सबसे ज़्यादा यूथ में कितना अवेयरनेस आप देख रहे हैं और कितनी और ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मीनाक्षी जी ने जिस तरीके से कहा कि कानून अपनी जगह हैं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस जो है, एक खुद अपना आगे बढ़ करके स्टेप लेना और ये सोचना कि नहीं हम सबकी जिम्मेदारी है, कितना आप इसमें लोगों को अवेयर देख पा रहे हैं और कितनी अभी ज़रूरत महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत ही रैपिड रेट से हो रही है, बहुत ही रैपिड रेट से। पहली बात तो हमारे लॉज को कैचअप करना है। कुछ लिमिटेशंस आ जाती है बीच में, जैसे कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, छोटी मोटी लिमिटेशंस, चैलेंजेस हर चीज़ में आती हैं। बट पब्लिक की अवेयरनेस, पब्लिक के हम एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाएं, पब्लिक की अवेयरनेस करें। एक स्कूल्स में ये बच्चों को सिखाया जाए। अगर एक स्कूल बस जा रही है, यूजुअली ऐसे देखा जाता है खिड़की नीचे जो भी आइटम है बच्चे ने खाया बाहर, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे हर एक को खुद से एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मैंने कुछ खाया, मैं उसको अपनी गाड़ी में रख दूं, मैं उसको सड़क पे ना फेंकूं। ये बेसिक हमें स्कूल्स में बहुत छोटे बच्चों से ये स्टार्ट करना चाहिए कि आपने कहा है इसको डस्टबिन में फेंको, ये हमारे धरती पे फेंकने वाले, जहां पे शीशा खोला नीचे फेंक दिया, ऐसे नहीं फेंकना है। दूसरी बात, अगर यूथ की बात करें, यूथ ऑलरेडी बहुत इसमें एडवांस्ड है, बट जहां तक मुझे लगता है अगर एक सजेशन अगर एज अ यूथ भी मैं दूं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहां पे कोई भी वायलेशन, कोई भी रूल फ्लाउट हो, मुझे वो रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े कि मुझे कहाँ फाइल करूं, मैं कैसे फाइल करूं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी
पे हो, एक इजी एक्सेसिबल पोर्टल हो जिस पे मैं अपनी कंप्लेंट फाइल करूं और उसका क्विक रेजोल्यूशन हो। जी, इस तरह की कंप्लेंट्स और इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं हमारे सामने जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग भी एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि लोग उसके बारे में जान सकें, और वही कोशिश है इस प्रोग्राम के जरिए कि आप जान सकें कि किस तरह से आज हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मुल्क में कौन से कानून मौजूद हैं और किस तरह से आप भी एक्शन ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तब। नहीं तो उससे पहले जो आपकी जिम्मेदारी है आपको वो निभानी होगी। आज के इस दौर में 2-3 शब्द ऐसे हैं जो बहुत एनवायरनमेंट के ताल्लुक से सुनने को मिलते हैं, जिनके बारे में मैं चाहूँगा मीनाक्षी जी उस पर ज़रूर रोशनी डालें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहां हम ये कोशिश करते हैं कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारी ज़रूरत है और हमें तरक्की भी करनी है, और दूसरी तरफ हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है। किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझा जाए और हर कोई जब अपनी तरक्की के रास्ते में आगे बढ़े तो वो इस चीज़ को ध्यान रखे। अच्छा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम देखें ना तो ब्रुंडलैंड कमीशन ने एक इसको डेफिनेशन दिया था कि हम इस तरह विकास करें कि हमारी जनरेशन भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग कर सके अच्छे से, और आने वाली जो पीढ़ी है तो वो भी प्राकृतिक संसाधन उनके लिए भी बचे रहें, उनके लिए ख़त्म ना हो। तो इस तरह की सोच के साथ जब इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम कुछ भी करते हैं, है ना, जैसे कि हम अगर खेती बाड़ी ही कर रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग हम कम से कम करें, और जितने जो ऑर्गेनिक वे ऑफ कल्टीवेशन है, चाहे आप कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, उसका अधिकतम उपयोग करें, या फिर नेचुरल फार्मिंग के तौर तरीकों को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी जो है मिट्टी बचेगी। तो मिट्टी बच रही है तो क्या है, डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, हमारी जो क्रॉप एंड कल्टीवेशन ग्रो हो रही है वो तो हो रही है, पर साथ में हमारी मिट्टी जो है वो भी जिंदा है। हम उसे केमिकल फर्टिलाइजर और अधिक से अधिक जो केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं उससे हम खत्म नहीं कर रहे। तो ये क्या है, ये एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वे है। दूसरा, अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा तो होगा नहीं ना कि वाटर कंजर्व मतलब हम पूरी तरह से बचा लें, पर जो भी वाटर है उसको कंटामिनेशन से हम बचा सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट वाटर जो रिलीज कर रहे हैं उससे पहले उसे ट्रीट करें बिफोर डिस्कार्डिंग। वो किसी भी नदी या कहीं पे भी डिस्कार्ड करने से पहले उसको पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, या फिर रिसाइकल करके उसी इंडस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर यूज किया जाए, उपयोग में लाया जाए। दूसरा, अगर खेती बाड़ी में भी पानी का उपयोग हो रहा है तो ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलिंग फार्मिंग या फिर स्प्रिंकलिंग इरिगेशन कहते हैं, उसके द्वारा हम पानी को यूज करें ताकि जो है हमारा पानी भी बचे और मिट्टी भी हमारी बची रहे। तीसरी बात, अगर हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो एयर भी पॉल्यूट होगा, वाटर भी पॉल्यूट होगा, पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये ध्यान में रखें कि जितना भी, एक तो जैसे कि कोई भी एक्सीडेंटल एपिसोड हो सकता है, जैसे मैम ने भी कहा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में, और वो बहुत सबसे वर्स्ट जो है इंडस्ट्रियल एपिसोड रहा है, और ऐसे एक्सीडेंट्स होने से बचने के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए उसके लिए कॉन्शियस होकर काम करें, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन्ड भी है। हालांकि अगर हम देखें कि कोई भी इंडस्ट्री है पोल्यूशन निकाल रही है तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को इनकलकेट किया जाए कि पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट्स में ही देखें तो वहां पे कोयला जलाया जाता है तो उसमें कोयले के अंदर सल्फर होता है, तो सल्फर जलेगा, कोयला जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होगा, तो उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे बायोजॉर्प्शन माइक्रोबियल टेक्निक्स का यूज होता है जिसमें सूक्ष्म जीव पहले ही सल्फर को खा जाते हैं, तो वो कोयला जो रहित हो गया है सल्फर से उसको जब जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा जो कि एक एयर पोल्यूटेंट है। तो इस तरह के इनोवेशंस का जब हम उपयोग करें तो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल या किसी भी पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज तो क्या होता है कि हम जैसे हमारे अगर खेतों में देखें स्टेबल बर्निंग होती है ना, कि जो भी हमारे चावल की खेती है, पैडी है, वो जलने के बाद हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि खेत को जला दिया जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सॉलिड वेस्ट था वो कन्वर्ट हो गया
एयर पोल्यूशन में, मतलब मिट्टी का मृदा जो पोल्यूशन है वो कन्वर्ट हो गया एयर पोल्यूशन में। अब बारिश होगी, वही एयर पोल्यूटेंट क्या होगा, पानी में आ जाएगा या मिट्टी में आ जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है या फिर मिट्टी का पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें इस तरह की टेक्निकल और इनोवेटिव आइडियाज को लेके आना पड़ेगा, और जो कि हो भी रहा है आजकल। स्टेबल से बहुत कार्टून्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल या फ्यूल पैलेट्स बनाया जाता है जो फिर से उपयोग किया जाए। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट इस तरह से करना होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट हो, रिडक्शन ऑफ द वेस्ट हो, रीयूजिंग हो, रिफ्यूजिंग हो, और इस तरीके से हम ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें जो हमारे लिए भी फायदेमंद हो और सबके लिए, जितने भी लोग बाहर भी हैं उनको भी फायदा पहुंचे। तो भाव जो है ना वो बहुत बड़ा गेम खेलता है। जिस भाव से आप जीवन जीते हैं वो ही आपके आसपास नजर आता है। तो हमारे भाव अगर सही होंगे तो हम आसपास भी मंगल भाव से चलेंगे और उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। जी जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात सुनते थे तो आज हमें उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान गए होंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक नया लफ्ज़ भी अब जुड़ गया है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि अब इस पर भी जोर दिया जा रहा है, वो किस तरह से हो सकता है। लेकिन ना सिर्फ हमारी आबोहवा बल्कि हमारे जंगलात और जंगलात में रहने वाले जो जानवर हैं वो भी हमारे माहौल का हिस्सा है, और उसके भी प्रोटेक्शन के लिए हमारे मुल्क में कवानीन हैं। जनक जी से चाहूँगा उन कवानीन पर भी रोशनी डालें जिनके अंदर हमने अपने फॉरेस्ट के ताल्लुक से, हमारी जंगली हयातियात के ताल्लुक से हमने कानून बनाए ताकि वहाँ भी हम उनको प्रोटेक्शन दे सकें। जी बिल्कुल, हमारी बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो पूरी दुनिया की 8% हमारे भारत में है, जबकि हमारे पास भारत में सिर्फ 4.2% लैंड है ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे ऊपर बहुत ही ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रिजर्व करना। और इसके तहत भी एक्ट्स हैं, आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, आपका फॉरेस्ट एक्ट आता है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर जिस जगह वो रह रहे हैं वो इकोसिस्टम, हम उसको भी प्रिजर्व करें। और ये एक्ट जैसे आपने आपके नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गए, आप देखिए इनका रेगुलेशन देखिए किस तरह होता है, साफ सफाई देखिए, तो ये इसी एक्ट के तहत आते हैं। इनके कई बार किससे आते हैं, और मोस्टली मैं ये कहती हूँ डिपेंड करता है हमारे सेल्फ रेगुलेशन पे। ये एक्ट्स हैं, कानून है, पनिशमेंट्स है, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट सब हैं। हमें अगर सेल्फ रेगुलेट अगर हम खुद हैं, हम अपने आप को करें। मैं चलते फिरते मैं किसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में हूँ, मैं नहीं फेंकूंगी, मैं को एग्जिस्ट कर रही हूँ अपनी बायोडाइवर्सिटी के साथ। मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी और लोग आएंगे। तो मुझे इस माइंडसेट से, एज एन इंडिविजुअल इस माइंडसेट से चलना है, और इसी को बेस लेते हुए हमारे एक्ट्स बने हैं कि हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए कैसे प्रिजर्व करें। जी, और आखिर में एक बार मीनाक्षी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो किस तरह से ये सॉल्यूशंस जो हैं हमारे माहौल को साफ रखने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, देखिए, नेचर बेस्ड सोल्यूशन का मतलब है कि नेचर जो है ना सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी है। ठीक है, हम भी नेचर का पार्ट हैं। अगर हमें कुछ बीमारी आती है और हम बिना एंटीबायोटिक्स लिए भी अगर चलेंगे ना तो 3-4 दिन बाद हमारा बॉडी अपने आप ही उसको रिकवर कर लेता है। इसी तरह से नदी है, मिट्टी है, जंगल है, जो भी एंटिटीज हैं उनके अंदर सेल्फ नेचर के अंदर इतना पावर है जो हम कोविड काल में अच्छे से देख चुके हैं कि हमने ना तो नदी को पल्यूट किया, कंटेमिनेट किया, और हम सब अपने अपने घरों में जब बंद हो गए थे तो नेचर कितना अपने आप को रिकवर कर रहा था। एयर हमारे बिना कुछ किए ही जो है प्योर हो गई थी, क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी, है ना, AQI इंडेक्स कम हो गया था, पानी हमारे नदियों का साफ हो गया था, और हर तरफ जो है नेचर जो है सेल्फ सस्टेन होके उभर रहा था। तो ये प्रकृति की जो सिस्टम है इसी को देखते हुए, समझते हुए, और इसी के कंसेप्ट को जब हम टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन के फॉर्म में आता है। जैसे कि अगर हमारे घरों से कचरा निकल रहा है, सब्जियों की छिलन है, फूल निकल रहे हैं, सब्जियों की छिलन है या फ्रूट्स हैं, तो इन सब का जो भी कचरा है उसको हम अगर खाद बना लेते हैं तो घर के अंदर ही एक जो सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम है कुछ हद तक शॉर्ट हो जाती है। तो अगर हम देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में भी हम जो सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट है वो घर से ही अगर करके चले और हर
हर एक जो वेस्ट है उसको अलग करें, डिकम्पोजेबल वेस्ट को डिकम्पोज करें हमारे घर के अंदर ही, तो एक ये प्राकृतिक सोल्यूशन है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का उपयोग करें जो कि आसानी से रिसाइकिल हो जाती है और जो पर्यावरण को नुकसान नहीं कर रहे, है ना। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बात करें, और आज के टाइम में बहुत चीजें हो भी रही हैं सर, है ना, उसमें क्या हो रहा है कि नेचर बेस्ड फार्मिंग में जो है गाय का, जो हमारी देसी गाय है, इंडिजिनस गाय है, उन्हीं का गोबर है ना, और यूरिन है, इसी से माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का बढ़ाना होता है, उसी को खेतों में उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी जो मिट्टी की हालत जो मरने की कगार पे आ जाती है वो जागने लगती है। तो ये इस तरह के जो सोल्यूशन है ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन में आएंगे। और जहां हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, वहीं कुछ इस तरह के रोजमर्रा के यूज में आने वाली चीजें भी हैं जो एक चैलेंज बन जाती हैं। मैं प्लास्टिक की बात करना चाहूंगा कि कहीं हमने से नो टू प्लास्टिक, कहीं प्लास्टिक फ्री की हमने बात की, लेकिन इसको किस तरह से हम बचा सकते हैं और इसका कम से कम इस्तेमाल कितना हमारे पर्यावरण को बचा सकता है, और जितना तेजी के साथ हम लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया उसका पर्यावरण पर मीनाक्षी जी कितना घातक असर पड़ा है, कितना खतरनाक असर पड़ा है? देखिए अभी मतलब जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल हालत में है ना, और वो ये है कि प्लास्टिक जो है ना माँ के जो प्लेजेंटा है उसमें तक चला गया है। हमारे ह्यूमन ब्लड की भी रिसर्च कहती है, R&D कहता है कि हमारे ह्यूमन ब्लड्स के अंदर आपका माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में प्लास्टिक आ चुका है, एयर के अंदर प्लास्टिक है, सॉइल में प्लास्टिक आ गया है, वाटर के अंदर प्लास्टिक तो था ही, है ना। तो ये जो प्लास्टिक है नॉर्मली जब माइक्रो फॉर्म में आ जाता है तो कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम जब बहुत ही छोटे स्तर पे हमारे अंदर आ जाती है ना, तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक जो है इसके अंदर 3600 के करीब ऑलमोस्ट केमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, और आने वाले समय में वो हमारे लिए इतने घातक हैं। और ये जो प्लास्टिक है हमारे बॉडी के फैटी टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेशन होते होते वो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हेल्थ इश्यूज जो है धीरे धीरे ऑब्वियसली क्रिएट करता है। तो ये प्लास्टिक को अगर हम बॉटल फेंक रहे हैं बाहर, घर से बाहर या गाड़ी में चलते हुए प्लास्टिक बाहर फेंक दी, तो ये प्लास्टिक जो है छोटे छोटे कण में टूट के और हमारी मिट्टी को, पानी को कंटामिनेट करता है, और बहुत डिफिकल्ट है कि छोटे कणों को निकाल के हम सेपरेट करें। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि घर के अंदर भी अगर हम पानी की बॉटल प्लास्टिक की भी यूज करें तो उसकी बॉटल को सेपरेटली ना फेंके, उस बॉटल के कैप को सेपरेटली ना फेंके और कैप को बॉटल के अंदर ही डाल दें। या फिर आप कुछ भी रैपर काट रहे हैं तो वो इस तरह से काटे कि जो भी पाउच है, चाहे मिल्क का पाउच है, कर्ड का पाउच है, तो उसके 2 टुकड़े ना हो, क्योंकि बड़ा जो प्लास्टिक होता है वो आसानी से रिसाइकिल हो जाता है, और छोटा जो प्लास्टिक है वो रिसाइकलिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको कलेक्शन करना भी डिफिकल्ट है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान दें, और एक बहुत ज्यादा जो चीज मेरे को छूती है वो ये है कि आज के टाइम में गर्मियों का टाइम चल रहा है, जून जुलाई में आप देखेंगे कि कई जगह लोग ना धर्म के नाम पे, रिलीजियस एक्टिविटी, बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं कि लोगों को पानी जो है वो देते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दूध डाल के या कुछ भी लिक्विड कुछ मीठा डाल के जी, शरबत, हाँ शरबत वगैरह, शरबत वगैरह का अक्सर पी लेता हूं इसलिए हाँ, मुझे याद है, हाँ शरबत वगैरह का उपयोग करते हैं। तो वो जो प्लास्टिक के ग्लासेस हैं उसको फिर लोकल पब्लिक ऐसे ही थ्रो करके चली जाती है। या तो एक कंटेनर किया जाए कि अगर पानी पुण्य का काम कर रहे हैं तो बर्बादी क्यों होनी चाहिए, वो प्लास्टिक को फिर डस्टबिन वगैरह में डालें और फिर इस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए। अदरवाइज आजकल कागज के ग्लासेस का भी ऑप्शन है, उसका उपयोग किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अगर उपयोग करें तो काफी हद तक हम छोटे छोटे ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो शायद एक प्रॉब्लम को क्रिएट होने से हम बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को खराब होने से बचा सकते हैं। एक आखिरी रिमार्क्स में लेना चाहूंगा जनक जी से कि इस वक्त आपको नौजवानों की कितनी अहम जिम्मेदारी पर्यावरण संरक्षण के मामले में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के देखा जाए दिशा में किस तरह से आपको अहम नज़र आती है और क्या कुछ उनको करना चाहिए, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में? बहुत ही अहम रोल यहाँ पे यूथ का है, यूथ का है, छोटे बच्चों का है। वही सेल्फ रेगुलेशन हम बचपन से ही सिखाए, ये नहीं फेंकना है, 2 टुकड़े, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, 2 टुकड़े करके, ये छोटी छोटी हैबिट से हम कुछ नहीं लगता, 1-2 मिनट में हम समझा सकते हैं, और जितना छोटा बच्चा उतना वो आगे उसको समझेगा, लॉजिक दे के समझाए। अपने घरों में, बाहर का छोड़िए, अपने 2-4 लोगों के फैमिली में हम बैठे, हम ये बात करें, इस पर चर्चा करें, यूथ से बात करें। और आज का यूथ तो वैसे भी बहुत एक्टिव है। अगर आप देखें, किसी ने अगर सामने वाली गाड़ी ने बॉटल
को फ्लिप करके बाहर भी फेंका तो तुरंत ही वो वीडियो डल के कहीं ना कहीं वायरल हो ही जाती है। तो इसको हम सही डायरेक्शन में यूज करें, एक कॉमन पोर्टल आ जाए अगर हमारे पास कि आप इमीडिएट वो वीडियो या कहीं डाले, उसके इमीडिएट रिएक्शंस आए, उस पर इमीडिएट एक रेजोल्यूशन निकले। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ रेगुलेशन, हमें खुद को अवेयर होना है, हमें अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेनी है और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है, यूथ को यही सिखाना है और आगे वाली जनरेशंस को ये सिखाना है। बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये मैसेज भी दिया और इस प्रोग्राम के जरिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अच्छी तरह जान लिया होगा कि जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात होती है तो सिर्फ वो एक दिन नहीं होता, वो आपको बेदार करने का एक मकसद होता है कि आप जान सकें कि ये माहौल हमारे लिए कितना ज़रूरी है और जितने भी जानदार इस दुनिया पर हैं उनकी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका प्रोटेक्ट करना, एक साफ़ और तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल कितना ज़रूरी हो जाता है, किस तरह के हमारे मुल्क में क़वानीन मौजूद हैं, आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप इस माहौल को साफ रख सकते हैं। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस अहम मौजू पर आपने अपने तजुर्बे से रोशनी डाली। व्यूअर्स ने आज इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत अहम मालूमात हासिल की, इसके लिए हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर, किसी अलग कानून पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त और ये प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर ये प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने राय मशवरे भी हमें भेज सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।